The year 2025 was a year of intense activity as far as the court is concerned, Supreme Court is concerned specifically. और मैं ऑलरेडी इस पर्टिकुलर विषय में एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट से, मेंस के कॉन्टेक्स्ट से और इन जनरल अगर आपको भारत के संविधान और उसके कानून के बारे में रुचि है तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जजमेंट जो थी 2025 की, उसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका लगा दूंगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। बट बिफोर वॉचिंग दैट, अब आप पार्ट 2 पे आ ही गए हैं तो पार्ट 2 एक बार देख लेते हैं। वील डिस्कस नेक्स्ट सम जजमेंट्स, कुछ ऐसी जजमेंट्स देखेंगे जो 2025 में जो चर्चा में भी बहुत ज्यादा रही और सिग्निफिकेंट भी बहुत ज्यादा है। और लास्ट की जो 2 जजमेंट्स हैं जनरली उनकी बात ज्यादा नहीं होती है, बट दे आर ऑल्सो इक्वली रेलिवेंट इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ सुप्रीम कोर्ट वर्क्स और हमारे देश का कानून किस तरीके से डेवलप होता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है ना। तो इस पर्टिकुलर मामले को आज हम आगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहली जिस जजमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं वो साल की सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट, सबसे ज्यादा चर्चा में रही जजमेंट है, जो बेसिकली जजमेंट नहीं, इट्स अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। एंड दिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मींस दैट कॉन्स्टिट्यूशन का एक, संविधान का एक आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है। उस आर्टिकल का नंबर है 143 और उस आर्टिकल का टाइटल है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है सलाह देना, है ना, या एडवाइस देना। अब ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस में एक्सरसाइज की जाती है? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको ये पावर दी गई है कि इफ देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दैट नीड्स टू बी कंफर्म्ड और दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, इट कैन बी रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। अब आप पूछोगे सर ये सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट, इसका क्या मतलब होता है? तो जल्दी से जल्दी मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब भी कोई मामला कोर्ट के पास, अदालत के पास एडजुडिकेशन के लिए आता है तो उसके पास 2 तरीके की क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ, दूसरा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मतलब मान लीजिए कि मैं साइकिल चला रहा हूं और साइकिल पे जाते जाते मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी है और रेड लाइट क्रॉस करते ही मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया और कहता है कि भाई चालान भरो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ऑफ लॉ इस पर्टिकुलर सिनेरियो, सॉरी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या है? द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज वेदर आई वाज एक्चुअली क्रॉसिंग द रेड लाइट और नॉट। क्या मैंने सच में रेड लाइट क्रॉस की या नहीं क्रॉस की? ये इस केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जो हुआ या ना हुआ इसको पता लगाना। तो फैक्ट को पता लगाने के लिए आप एविडेंस की इस्तेमाल करते हो, टेस्टिमनी का इस्तेमाल करते हो, इस केस में आप सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात जब आती है तो वो उसके बाद नेक्स्ट अराइज होता है कि मेरे ऊपर फिर कौन सी सेक्शन लगेगी, मोटर व्हीकल्स एक्ट की मेरे ऊपर कौन सी सेक्शन लगेगी? क्या मेरे ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन लगेगी भी, क्योंकि मैं साइकिल चला रहा था, मोटर व्हीकल तो चला नहीं रहा था। ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस ऑफ लॉ। तो किसी भी मामले में क्वेश्चन ऑफ लॉ इमर्ज हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इमर्ज हो सकता है। अगर ऐसा कोई मामला लीगल क्वेश्चन या कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल इमर्ज होता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। हर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई ट्रिगर एक्टिविटी होती है जो उससे पहले हुई हो। आज तक भारत के आजाद इतिहास के अंदर 16 टाइम्स, 16 बार प्रेसिडेंट ने कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है इस पावर का इस्तेमाल करते हुए। दिस वाज द 16th टाइम इट वाज डन। दिस रेफरेंस वाज गिवन इन May 2025 and the reason or trigger for this reference was a judgment of the Supreme Court in April 2025 एंड इस जजमेंट के बारे में मैं अपने रिकैप वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। उसकी छोटी छोटी एलिमेंट्स को भी मैंने वहां पे डिस्कस किया है, लेकिन उसका जो क्रक्स है या उसका जो आउटकम है वो ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बेंच ने ये कहा कि गवर्नर के पास जब कोई बिल साइन होने के लिए जाता है, सिग्नेचर होने के लिए जाता है, तो गवर्नर के पास पॉकेट वीटो नहीं होती। इसका मतलब वो इनडेफिनेट समय के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए उस बिल को साइन किए बिना अपने पास रख नहीं सकता है। दूसरा, गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं होती है। इसका मतलब है कि कोई बिल अगर विधानसभा से पास होकर गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर उसे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से मना नहीं कर सकते हैं उस पर साइन करने के लिए। अगर वो मना करते हैं तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि उस बिल को वापस रिटर्न भेज दिया गया है
असेंबली के पास, और अगर असेंबली उसको वापस दोबारा से पास कर देती है तो गवर्नर को उसे साइन करना ही पड़ेगा। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट, इस अप्रैल 2025 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बेंच ने यह बात बोली कि अगर गवर्नर के पास कोई बिल साइन करने के लिए जाता है और वो इसे एक फिक्स्ड टाइमलाइन के अंदर साइन नहीं करते हैं तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के खिलाफ होगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि 1 महीने या 3 महीने का हम टाइम लिमिट सेट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, और गवर्नर को इसी टाइम लिमिट के अंदर बिल के ऊपर साइन करना होगा। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के संविधान के अंदर ऐसी कोई टाइम लिमिट लिखी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद उन्होंने कहा कि अब टाइम लिमिट अप्लाई होनी चाहिए। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस केस की बात हो रही है, वो केस बेसिकली तमिलनाडु के गवर्नर से रिलेटेड था, तो जिस केस की बात हो रही है उसमें 10 बिल्स पेंडिंग थे गवर्नर के पास तकरीबन 3-3.5 साल से। तो सुप्रीम कोर्ट डीम्ड टू गिव असेंट या डीम्ड असेंट दे देता है उन बिल्स को। इसका मतलब ये कि बिना गवर्नर के सिग्नेचर के हम ये कह रहे हैं कि अब वो बिल साइन हो चुके हैं। ऐसा समझो कि वो बिल साइन हो गए हैं, इसका मतलब कि वो कानून अप्लाई किए जा सकते हैं। इसी के आफ्टरमाथ में प्रेसिडेंट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अपील नहीं ले जाते हैं या रिव्यू नहीं ले जाते हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सुनाता है तो आप उस फैसले को रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 137 आपको कहता है। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल की गई, बल्कि एडवाइस के लिए 14 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट के द्वारा उन 14 क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। अब सारे 14 के 14 क्वेश्चंस में यहां डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो मेजर आउटकम्स उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के निकल के आए नवंबर 2025 में, उनको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर हैज ओनली 3 पावर्स। फर्स्ट इज आइदर द गवर्नर साइंस द बिल और द गवर्नर रिजर्व्स द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व कर सकते हैं साइन करने के लिए, या वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिजेक्ट करने का मतलब ये होता है कि वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा ऑटोमेटिकली लोकसभा विधानसभा के पास चला जाएगा। इसका मतलब वो किसी भी बिल को अपनी मर्जी से एंड नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्क्रिशनरली वो बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट करते हैं, उसका नेक्स्ट आउटकम ये है कि वो बिल वापस रिटर्न हो जाएगा असेंबली के पास। दूसरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज ये बताते हैं कि कोई भी टाइमलाइन या डेडलाइन कोर्ट के द्वारा नहीं डिसाइड की जा सकती। द कोर्ट कैन नॉट डिसाइड एनी टाइमलाइन और डेडलाइन एज फार एज द गवर्नर्स वीटो पावर्स आर कंसर्न्ड। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की ही पावर पे लिमिटेशन लगा दी और यह कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेडलाइन नहीं लिखी हुई है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है गवर्नर को कि कितनी देर में वो किसी बिल पे साइन करेंगे, तो कोर्ट उसे जबरदस्ती इंपोज नहीं कर सकता। इसके अलावा गवर्नर जो भी फैसला लेते हैं रिगार्डिंग द सिग्नेचर ऑफ द बिल, यानी कि उस बिल को प्रेसिडेंट को रेफर करना, उस बिल को रिटर्न करना, ये उनकी अपनी डिसीजन है और उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट में, सिवाय एक चीज के, अगर गवर्नर इनडेफिनेटली डिले करे। If the governor indefinitely delays signing on a particular bill, then the governor can be asked or requested to do so in a particular amount of time in that particular case. मतलब सिर्फ उसी पर्टिकुलर परिस्थिति में आप ये पूछ सकते हैं गवर्नर से कि भाई साहब आप साइन क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आप एक ब्लैंकेट डेडलाइन नहीं लगा सकते, टाइमलाइन नहीं लगा सकते कि हर केस में, हर बिल के मामले में गवर्नर को 3 महीने में या 1 महीने में साइन करना पड़ेगा। आखिरी चीज यहां पे कोर्ट ये कहता है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के दौरान कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन से ये फैसले ले सकते हैं, मतलब बिना सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के भी वो बिल्स को साइन कर सकते हैं, वो बिल को साइन करने से मना कर सकते हैं, वो बिल को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। सो ही हैज डिस्क्रिशन इन दीज पावर्स।
ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज या ये पर्टिकुलर आउटकम सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन से निकल के आता है। इसके बारे में भी मैंने अपने रिकैप के वीडियो में बहुत चर्चा की है, उसको देख लीजिएगा एक बार। दूसरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो इस साल की है वो आती है गायत्री बालास्वामी वर्सेस आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजी केस के अंदर। इसमें 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है। 4:1 की मेजॉरिटी से यह जजमेंट आता है। इस मेजॉरिटी से यह कहा जाता है कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के जो अवार्ड्स होते हैं, यानी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल कि जो जजमेंट्स होते हैं, हम उनको जजमेंट्स नहीं कहते, हम उनको अवार्ड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जुडिशियल प्रोसेस होता है और आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है उसमें फर्क है। जुडिशियल प्रोसेस के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड लगता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रूल्स अप्लाई होते हैं और बहुत ही फॉर्मल मैकेनिज्म होता है एविडेंस प्रोवाइड करने का, वगैरह वगैरह। लेकिन आर्बिट्रेशन के केस में आर्बिट्रेशन इज अ टाइप ऑफ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट मैकेनिज्म, जुडिशियल मैकेनिज्म नहीं है। और इसी वजह से इसमें फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग होती है। दोनों पार्टीज का आपस में जो तरीका होता है टू कम टू अ कंक्लूजन और कम टू एन अवार्ड, इट इज लेस फॉर्मल, है ना। इसमें एविडेंस के रूल्स कम अप्लाई होते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड कई बार नहीं अप्लाई होता है, तो इसीलिए इसकी जजमेंट को अवार्ड बोला जाता है। आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के अवार्ड को मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है बाय द कोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बेसिकली 4:1 मेजॉरिटी ओपिनियन से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल जो काम करते हैं भारत में, अगर वो कोई अवार्ड देते हैं, उस अवार्ड को मॉडिफाई करना, है ना, मॉडिफाई करना ये कोर्ट के पावर्स के अंडर आता है। बट दिस मॉडिफिकेशन कैन नॉट बी डन इन एवरी सर्कमस्टांस। दिस मॉडिफिकेशन कैन बी डन इन ओनली लिमिटेड और सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड में, आर्बिट्रल अवार्ड में कोई न्यूमेरिकल एरर है, क्लेरिकल एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जिसकी वजह से वो अवार्ड का मीनिंग बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया है कि 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद ए बी को 10,000 करोड़ रुपए देगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त वो ये कहते हैं कि अगर इस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम एक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे जो हमारा आर्बिट्रेशन करेगा। अब ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है और बी को ए सही समय पर 10,000 करोड़ नहीं देता है। मान लीजिए इस आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने यह कहा कि अब आपने जो अमाउंट देना है, कॉम्पनसेशन देना है बी को, आफ्टर दिस डिस्प्यूट हैज बीन रिजॉल्व्ड, ए को बी को 10,000 करोड़ से ज्यादा 2,000 करोड़ एडिशनल देने पड़ेंगे, मतलब 12,000 करोड़ देने पड़ेंगे। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि 12,000 करोड़ देने चाहिए, तो जिसको कहते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, हाँ कर सकते हैं, बट ओनली वेरी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, अगर ये लगता है कि ये 10,000 करोड़ के ऊपर जो 2,000 करोड़ पेनल्टी लगी है ये गलत है, मिस्टेक है, परसेंटेज गलत निकाली गई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो कोर्ट इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके कह सकता है कि नहीं 12,000 करोड़ नहीं, आप 10,000 करोड़ ही दे दो। दिस वॉज द एग्जाम्पल एंड दिस इज द आउटकम। इसका मतलब लिमिटेड सर्कमस्टांसेस के अंदर किसी फैक्चुअल, क्लेरिकल या टाइपिंग एरर को या ग्रेव एरर को मॉडिफाई करने के लिए कोर्ट आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के जजमेंट को, फैसले को मॉडिफाई कर सकता है। यह है जजमेंट नंबर 2। जजमेंट नंबर 2 का नाम है गायत्री बालास्वामी वर्सेस आईएसजी नोवासॉफ्ट। तीसरी जजमेंट है पडिकौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। दिस इज रिलेटेड टू द रोल ऑफ स्पीकर। तो आपको पता है विधानसभा के अंदर, जो स्टेट में विधानसभा होती है, और देश में सेंट्रल लेवल पे लोकसभा के अंदर स्पीकर की पोस्ट होती है, स्पीकर की पोजीशन होती है। स्पीकर की पोजीशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 10th शेड्यूल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 10th शेड्यूल है उसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है। इस पर्टिकुलर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर यह कहा गया है पैराग्राफ नंबर 2 में, दैट इफ एनी मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली रिजाइंस फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, and he is a member of parliament or a member of legislative assembly, then he or she can be disqualified under 10th schedule। उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स चलेगी हाउस के अंदर, सदन के अंदर, और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
अब हुआ यह कि 2023 के नवंबर के महीने में तेलंगाना के अंदर इलेक्शन होते हैं, 2023 के दिसंबर के महीने में उसका नतीजा आता है और यह पता लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जीत जाती है। अब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति, या जिसका नाम बाद में भारतीय राष्ट्र समिति बदल दिया गया था, उस पार्टी के एमएलएज होते हैं। उन एमएलएज में से 10 एमएलए भारतीय राष्ट्र समिति को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, बिकॉज आफ्टर बिकमिंग एमएलए दे हैव रिजाइंड फ्रॉम द बीआरएस एंड दे हैव गॉन टू द कांग्रेस। बट ये पिटीशन जब फाइल की जाती है तेलंगाना की विधानसभा के स्पीकर के पास, तो स्पीकर साहब फैसला ही नहीं लेते। He does not take any decision on disqualifying these people. In fact, he does not call the hearing of the matter, he does not call them for explanation, and he does not take the process forward. इसकी वजह से तेलंगाना हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाता है। तेलंगाना हाई कोर्ट कहता है कि भाई साहब आप जो है ये पिटीशन हमारे पास मत लेके आओ, स्पीकर जब तक फैसला नहीं सुनाते हम इस पे कोई फैसला नहीं लेंगे। फिर उसके बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के तक ये मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट को ये कंसिडर करना पड़ता है कि क्या स्पीकर को, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को कोई टाइम लिमिट दी जा सकती है, या हम कह सकते हैं कि भाई साहब आप जल्दी से फैसला ले लीजिए क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन आपके पास पेंडिंग पड़ी हुई है। इन सर्कमस्टांसेस में एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के ऊपर सवाल आता है। वो आर्टिकल है आर्टिकल 122 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 212। ये दोनों आर्टिकल स्पीकर की बात करते हैं, लेकिन यहां पे बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड 212 में ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ विधानसभा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कहा जाता है कि इन हाउसेस के अंदर की जो प्रोसीडिंग्स हैं दे विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर स्पीकर फैसला नहीं ले रहे, डिले कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है? क्या एक इम्यूनिटी मिल चुकी है स्पीकर को कि वो जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स में? कोर्ट 2025 में ये जजमेंट दे रहा है, लेकिन 1992 में 1992 में भी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इन द केस ऑफ किहोटो होलोहान ये पहले ही क्लैरिफाई किया होता है और यहां पे सुप्रीम कोर्ट उसी जजमेंट का इस्तेमाल करके दोबारा ये क्लैरिफिकेशन देता है। क्लैरिफिकेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन ये है कि स्पीकर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं है कि जुडिशरी उसके किसी भी फैसले को क्वेश्चन ना कर सके। इनफैक्ट in certain specific circumstances, if the speaker does not take a decision in a specific amount of time that whether he should disqualify a particular MLA or not, उस particular circumstance के अंदर कोर्ट स्पीकर को फैसला लेने की टाइमलाइन भी दे सकते हैं और इस पर्टिकुलर केस में भी टाइमलाइन दी गई। तो ये वाला जो केस है, ये वाला जो सिनेरियो है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पीकर जब भी एंटी डिफेक्शन के मामले को डिसाइड करने के लिए बैठता है, डिसाइड करने की अथॉरिटी बनता है, तो ही शैल बी ट्रीटेड एज अ ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की कंट्रोल होता है, मतलब लिमिटेशन लगा सकता है वो ट्राइब्यूनल के ऊपर। तो जैसे ट्राइब्यूनल को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर फैसला लेने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, वैसे ही स्पीकर को भी टाइम लिमिट के अंदर फैसला लेने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करता है अपनी ही एक पुरानी जजमेंट जिसका नाम है केशव मेघचंद्र से केस। केशव मेघचंद्र से केस 2020 का एक जजमेंट है। वहां पे मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में साल 2017 में कुछ लोगों ने एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। 2020 तक आते आते भी मणिपुर की असेंबली के स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई करने के ऊपर फैसला नहीं लिया था। 3 साल तक वो केस कोर्ट में चलता रहा। Eventually, that became the first instance in independent India, यानी आजाद भारत के इतिहास में वो पहला ऐसा केस बना जहां पे एंटी डिफेक्शन के अंदर, यानी कि 10th शेड्यूल की वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैड पुट अ टाइम लिमिट ओवर देयर कि 3 months में डिसाइड कर लो ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन, एंड इवन डिस्पाइट दैट डिस्क्वालिफिकेशन वाज नॉट डिसाइडेड। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन खुद ही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप एक टाइम लिमिट के अंदर इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करें, और यहां तेलंगाना के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का डेडलाइन इंपोज किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी सुझाव दिया, या पार्लियामेंट को यह भी सुझाव दिया कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ को ना बदल दो,
try changing it and try giving the power of disqualification to someone who is not politically involved with the political party. भारत में जो स्पीकर होते हैं असेंबली के या लोकसभा के भी जो स्पीकर होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे, रिजाइन करे। एक्सपेक्टेशन स्पीकर से होती है कि वो बाई पार्टीजन रोल प्ले करेंगे, निष्पक्ष होकर काम करेंगे, लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बने रहते हैं इस वजह से वो बाई पार्टीजन काम नहीं कर पाते हैं। कई बार सुझाव दिया गया है, सजेशन दिया गया है कि ऐसे पर्टिकुलर सिनारियो से बचने के लिए एंटी डिफेक्शन के अंदर जो एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन होती है, एमपीज की जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, दैट शुड बी गिवन टू एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, वेदर इट इज अ न्यू कमिटी दैट यू क्रिएट और इट इज अ न्यू ट्राइब्यूनल दैट यू क्रिएट। और इस बार भी कोर्ट ने यह कहा कि प्लीज ट्राई टू रीलुक इनटू द एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन स्पेसिफिक केस में तेलंगाना स्पीकर के ऊपर 3 महीने की डेडलाइन इंपोज की गई। दूसरी बात, स्पीकर के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो डिले करते हैं इसलिए ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड जैसा सीनारियो बन जाता है। मतलब कि काम वो अपना कर रहे हैं, सो कॉल्ड वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तब तक वो फैसला नहीं लेते जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते, नए इलेक्शन नहीं आ जाते, तो इससे पब्लिक ट्रस्ट डेमोक्रेसी में कम होता है, ऐसा कोर्ट ने कहा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग द powers of the speaker, that they are not immune from judicial scrutiny under article 122 and 212, especially in the case of anti defection। केस का नाम है पदी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट जो केस है वो एक बहुत डेफिनेट आउटकम नहीं देता है, लेकिन हमें सोचने पे मजबूर करता है। केस का नाम है अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2 जजेस का बेंच यहां पे डिसाइड करने के लिए बैठा था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भारत में हैं, जो आर्टिकल 30 के अंदर बनाए जाते हैं, है ना, दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या वहां के टीचर्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो 6 से 14 साल बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था, उसमें टीचर्स के लिए ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिखा गया था कि उनको टीईटी यानी कि टीचर एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना चाहिए, तभी वो स्कूलों के अंदर 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो डिवीजन बेंच यानी 2 जजेस का बेंच ये कहता है कि जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं या ऑलरेडी इन सर्विस टीचर्स हैं, उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ही होगा, एक्सेप्ट दोज पीपल जिनके या दोज टीचर्स जिनके 5 साल से कम रहते हैं सर्विस में। अगर उनके 5 साल से कम रहते हैं तो उनको दोबारा से टीईटी मतलब उनको टीईटी देने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे। अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। लेकिन इस जजमेंट का मेन कंसर्न टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, वो तो पास करना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। इसका कंसर्न है टीचर्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, एक पर्टिकुलर सवाल को एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया। और सवाल यह है कि क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होना चाहिए? Because in 2014 the same Supreme Court and its constitutional bench had given a verdict. The verdict was called Pramati Educational and Cultural Trust versus Union of India. The case was called this Pramati Educational Trust. आप इसको प्रमति केस के नाम से याद रखो। प्रमति केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोर्ट ने यह कहा, अभी 2025 में कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर रहे हो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को राइट टू एजुकेशन से। अरे दोनों अधिकार एक साथ भी चल सकते हैं। बच्चों का अधिकार फ्री एजुकेशन का, 6 से 14 साल के बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार कैन वर्क अलोंग विद माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बीइंग ऑटोनॉमस। क्योंकि प्रमति केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जेम्पशन दे दिया था माइनॉरिटी स्कूल्स को, जिसका मतलब यह हुआ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे नहीं लग रहे। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला तो मैंने आपको बताया ही, टीईटी, वो नहीं लग रहा है। इस कोर्ट ने भी नहीं लगाया। इस कोर्ट ने भी बोला कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स के ऊपर हम ये टीईटी एलिजिबल नहीं रख रहे। लेकिन व्हाइल सेइंग दिस दे सेड कि यार एक बार ना 2014 की जो अपनी जजमेंट है उसको दोबारा रिव्यू करते हैं, देखते
क्योंकि बच्चे का अगर अधिकार है क्वालिटी एजुकेशन का, और राइट टू एजुकेशन एक्ट में हर एक सेक्शन सिर्फ यही इंश्योर करने के लिए बना हुआ है कि बच्चों को क्वालिटी इक्वल एक्सेस मिले एजुकेशन का, तो व्हाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर केप्ट आउट ऑफ इट। आर्ग्यूमेंट ये कहा जाता है कि क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फिर 25% सीट्स की रिजर्वेशन देनी पड़ेगी आपको बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने वाले जितने भी स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है प्राइवेट स्कूल, उनको 25% सीटें रिजर्व करनी पड़ती है बैकवर्ड सेक्शंस के लिए या सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज के लिए। और ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होती है। इनफैक्ट जो आपकी SC ST OBC, आई एम गोइंग बियॉन्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2014 वाली जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो स्कूल के लिए बना है, उसके बियॉन्ड भी जाऊं मैं तो और भी आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन दी जाती है वो भी MEI पे अप्लाई नहीं होते। ठीक है, आर्टिकल 15 की ये रिजर्वेशन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे चलती है, इट डज नॉट अप्लाई। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो स्कूल्स के अंदर रिजर्वेशन देने की बात होती है 25% सीट्स के लिए, वो भी अप्लाई नहीं होती। तो बेसिकली आप ये देख रहे हो कि एक तरफ है क्वालिटी एजुकेशन आर्टिकल 21A और दूसरी तरफ है माइनॉरिटीज का स्कूल्स चलाने का अधिकार। वाई आर दे नॉट कंपैटिबल, कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। इनफैक्ट कई स्टडीज ये कहती हैं कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है एज माइनॉरिटी, वहां पे मेजॉरिटी मतलब वहां पे बाकी कम्युनिटीज के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। 62% वहां पे बाकी कम्युनिटीज के पढ़ते हैं और रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के सिर्फ 37% वहां पे बच्चे पढ़ते हैं। तो एक तो ऑलरेडी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं MEI में, लेकिन दे आर नॉट वर्किंग एज MEI बिकॉज ज्यादा बच्चे नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नॉन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, है ना। तो आप क्या सिर्फ इसी वजह से MEI के तौर पे रजिस्टर करते हो ताकि आपको 25% रिजर्वेशन ना देना पड़े, ताकि आप ज्यादा फीस कलेक्ट कर सको? आरोप ये भी लगाए जाते हैं। तो देखना है अब ये है कि प्रमति केस को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है। क्या वो राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 को माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई करता है, नहीं करता है, देखने वाली बात होगी। आखिरी जजमेंट है, इसकी ज्यादा बात नहीं होगी, लेकिन आप इसे अपने एग्जांपल्स के अंदर कोट भी कर सकते हो। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जजमेंट, जेंटल रिमाइंडर देना चाहता हूं, अगर आप प्रीलिम्स 2026 के लिए बिल्कुल सीरियस फोकस डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हो, CSAT और GS दोनों की एक साथ अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, तो हमारा प्रीलिम्स 1 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस 1:1 मतलब आपको हैंड होल्डिंग मेंटोरशिप भी मिलेगी इन दैट पर्टिकुलर बैच, एंड यू विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद द स्पेसिफिक CSAT टेस्ट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, सब कुछ उसमें अवेलेबल आपके लिए रहेगा। आप एक बार हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1800-890-3043 और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। ब्लेसिंग कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एक बार रेफर जरूर कर लीजिएगा। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने कौन सी जजमेंट अभी पढ़ी है। पहली जजमेंट हमने पढ़ी है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन द मैटर्स ऑफ गवर्नर्स असेंट। दूसरी जजमेंट हमने आर्बिट्रेशन अवार्ड्स की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ी है, गायत्री बालास्वामी वर्सेस ISG नोवासॉफ्ट। तीसरी जजमेंट हमने पढ़ी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना पढ़ी है, स्पीकर की पावर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। चौथी जजमेंट हमने अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पढ़ी है, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट वर्सेस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसको रेफर कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। और लास्ट अब हम जजमेंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जैन कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जैन कौशिक केस के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों में जब वो किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर ये डिस्क्लोज करते हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो उनको स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाता है और अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस का बेंच उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार और प्राइवेट स्कूल्स, यूनियन गवर्नमेंट को, सबको कहता है कि आप 50-50 हजार रुपए 50,000 रुपीस कॉम्पनसेशन दे उस ट्रांसजेंडर वुमेन को जिसे एम्प्लॉयमेंट डिनाई की गई।
सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 2019 के अंदर आपने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट लाया तो सही, 2020 के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स भी लेके आए, लेकिन स्टेट्स उसके इंप्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल भी बढ़िया तरीके से एक्शन नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाने से पहले 8 मेंबर की एक एडवाइजरी कमेटी एस्टैब्लिश की, जिसको काम दिया कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाए एम्प्लॉयमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए। यूनियन गवर्नमेंट को कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए बेस्ड ऑन दिस कमिटीज रिपोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन में आते हुए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए अब यूनियन गवर्नमेंट को यह काम दे दिया है। यह भी कहा है कि कोई भी जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी अगर करवाना चाहता है या सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी अगर करवाना चाहता है तो उसे एम्प्लॉयर की परमिशन की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस दैट जॉब इज कंटिंजेंट अपॉन द जेंडर। और यह कॉम्पेंसेशन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2019 का जो आपका एक्ट है उस एक्ट के अंदर अधिकार तो लिखे हैं लेकिन उन्हें एनफोर्स करने का मैकेनिज्म नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 2016 के राइट टू पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर आपने अधिकार भी दिए हैं और आपने यह भी कहा है कि इसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 3% या 4% सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व की जाएगी फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। बट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उनको एनफोर्स करने के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही एपैथेटिक तरीके से काम कर रही हैं। ब्यूरोक्रेसी ने भी इनके राइट्स को अंडरमाइन करके रखा हुआ है। ना ही रूल्स के तहत रूल्स पब्लिश किए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स बनाए गए। कुछ 3-4 स्टेट्स के अंदर ही ऐसा एक्शन देखने को मिला है। इसलिए कोर्ट की तरफ से बेसिकली फटकार लगाई गई है सरकार को और यह कहा गया है कि it has to be understood that people from marginalized community will feel more marginalized if the government does not come out in their support। तो जेन कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत ही लैंडमार्क तरीके से आप सोशल जस्टिस या इक्विटी की बात कर सकते हो। और ये पर्टिकुलर जजमेंट के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। प्रीलिम्स 1 कोर्स के अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करो www.sleepyclasses.com पे। And you will also see a lot of videos in the upcoming days where I will discuss specific current affairs of the polity and governance। यदि आप चाहते हो कि मैं कोई particular topic कवर करूं, उस topic का नाम आप comment section में जरूर मुझे लिख दीजिए। अगर comment section मुझे मिलता है with your है ना स्पेसिफिक टॉपिक्स आपने जो लिखे हैं, अगर आप भर के कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, प्रोत्साहित होऊंगा कि आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड प्लीज स्टे फोकस्ड, स्टे रिलैक्स्ड बट फोकस्ड। ठीक है, रिलैक्स्ड और फोकस्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड। जो रिलैक्स भी रहता है और फोकस्ड भी रहता है, ऐसा व्यक्ति सबके लिए खतरा है। ठीक है, थैंक यू एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।